हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपर 2026 की बैच में हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी चल रहा था चैप्टर पहला। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है थ्योरी देख चुके हैं, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख चुके हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव बूस्टर की सीरीज में। इसका पार्ट 1 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके आराम से टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पहला चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बूस्टर है, जिसमें मैंने प्रयास किया हूँ जो पहले चैप्टर से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन जाए उस सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। तो इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को कल करवा दिया हूँ, जिसमें लगभग 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। उसके बाद आज हम लोग 51 से लेकर के इस चैप्टर का जितना लास्ट तक हो जाए 100 प्लस है, तो वहाँ तक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ 51 से, क्योंकि 50 तक हम लोग देख चुके थे। तो पहला क्वेश्चन है, जो RS-37 कब्रिस्तान जो है ये कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से RS-37 कब्रिस्तान मिला था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को हड़प्पा से मिला था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक है लकड़ी का हल और दूसरा है हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य। तो लकड़ी का हल पूछा जाए कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा ये मिला है हड़प्पा से। और हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा। अगर रेगुलर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका रिव्यू। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मनके एक प्रकार का क्या था, मूर्ति टाइप से जो कि मिट्टी से बनाया जाता था। तो मनके बनाने का जो कारखाना मिला था ये मिला था आप लोगों को चनहुद्रो से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अलंकृत हाथी, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि कहाँ से मिला था? तो अलंकृत हाथी मतलब सजा हुआ हाथी, उसके बाद तराजू और बैलगाड़ी, ये सब पूछा जा रहा है कहाँ से मिला था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा चनहुद्रो से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो पारस की मोहरे कहाँ से मिली है? तो पारस की जो मोहरे या फारस की मोहरे ये मिली है आप लोगों को लोथल से। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो लोथल से, याद रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है, जो गोदी बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदी बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है, गोदी या बोल सकते हैं बंदरगाह, तो ये मिला है आप लोगों को लोथल से। ठीक है, उसके बाद है, जो 3 युगल सावधान कहाँ से मिला है? 3 युगल मतलब 3 मतलब युवक को जो है एक साथ मतलब दफनाया गया था, उसका जो युगल मतलब जोड़ी होता है। तो 3 युगल जोड़ी का जो सावधान कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आप लोगों को लोथल से। उसके बाद है, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? मतलब किस हड़प्पाई स्थल से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये मिला है आप लोगों को कालीबंगान से। ठीक है, अगर पता हो आप लोगों को तो कालीबंगा कहाँ है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है, जो बेलनाकार मोहरे मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल कहाँ से मिला है? तो बेलनाकार मोहर और मस्तिष्क शोथ वाली बीमारी वाला एक कपाल, ये दोनों जो मिला है आप लोगों को, ये याद रखना है आप लोगों को कालीबंगान से। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो मिट्टी के बने खिलौने कहाँ से मिला है? तो मिट्टी के बने खिलौने जो प्राप्त हुआ है ये बनावली से। ये बनावली कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा ये आप लोगों को पड़ता है हरियाणा में। ठीक है ना, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद है, जो विशाल स्नानागार एवं अन्नागार कहाँ से मिला है? स्नानागार किसको बोलते हैं? तो स्नान करने वाला जो होता था उसको बोलते थे स्नानागार, और अन्न भंडारण के लिए जो बनाया गया था उसको बोला जाता था अन्नागार। तो विशाल स्नानागार और अन्नागार दोनों एक ही स्थल से मिला था, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, तो आप लोगों से अलग अलग पूछा जा सकता है, जो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो ये भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अबतल चक्की कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक चक्की जो है इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा। इसकी खोज जो है अर्नेस्ट माइके के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो इसको बोला गया अर्नेस्ट माइके के द्वारा, जो शायद ये लोग
इसका क्या कर रहे होंगे, तो ये आटा पीसने के लिए जिस प्रकार हम लोग मसाला वसाला पीसने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो उस प्रकार से बोला जा रहा था। जो इस प्रकार के जो अवतल चक्की था, इसका प्रयोग संभवतः हड़प्पावासी क्या करते होंगे, तो इसका प्रयोग संभवतः हड़प्पावासी करते होंगे अनाज को पीसने के लिए। तो हड़प्पावासी मतलब अवतल चक्की जो था ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा ये भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद है जो मोहनजोदड़ो में सड़कों का विकास किस आधार पर किया गया था या किस पद्धति के आधार पर किया गया था, तो उस पद्धति का जो नाम था ये था ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। क्या था? ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के ईंट का प्रयोग किया जाता था, तो पता होगा आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मेन विशेषता है वो है नगरीकरण, और नगरीकरण में भी मेन विशेषता समझिएगा तो यहाँ जो है पकाई हुई ईंट का प्रयोग किया जाता था। हालांकि इस टाइम के जो समकालीन सभ्यता सब था वहाँ पे पकाई हुई ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हड़प्पा सभ्यता का ये भी है कि यहाँ के लोग जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना जानते थे। उसके बाद है जो सिंधु निवासी किस बाट का प्रयोग सर्वाधिक करते थे, तो यहाँ याद रख लीजिएगा सिंधु है। ठीक है ना, क्या है? सिंधु है। तो सिंधुवासी पता होगा आप लोगों को जो 1:2:4:8:16 इस अनुपात में बाट का प्रयोग करते थे। उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज करते थे वो लोग ये करते थे 16 इकाई के बाट को। ठीक है ना, क्योंकि 16 आने बराबर 1 शेर होता था हड़प्पावासी में। तो ये आप लोगों को थ्योरी में मैंने बताया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी समय है, अभी से हम लोग एकदम पूरा डिटेल में देख सकते हैं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना एक भी सब्जेक्टिव छूटे आप लोगों को मेन एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप लोग अभी से जो है दिल से पढ़ते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। उसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये सभी को पता होगा जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी। ये 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव बूस्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग कल जो है लाइव करने वाले हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सेशन कल लाइव करेंगे तो उसका कम्युनिटी मैं लगा दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है याद रखिएगा ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद पूछा जाएगा जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो भरोसा रखिए एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा अभिलेख था ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ये धौलावीरा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये धौलावीरा मेरे हिसाब से गुजरात में है। ठीक है ना, कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद है पुरातत्व से संबंधित विद्वान को क्या कहते हैं, तो पहले तो पुरातत्व ही समझ लीजिए। तो पुरातत्व किसे कहते हैं, तो मिट्टी के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से खुदाई के बाद प्राप्त ऐसी वस्तुएं जिनसे कि अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। ठीक है, तो पुरातत्व से संबंधित जो विद्वान होता है उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद। ठीक है, दोनों एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो पुरातत्व जो है ये याद रखिएगा संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। उसके बाद यहाँ हो जाएगा सिंधु। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब सिंधु में से पता नहीं ये आगे वाला हट गया है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिंधु है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आप लोगों को सिंधु। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा इतना तो समझदार जरूर हो गए होंगे, इतना थोड़ा सा मैनेज कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ये मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। ठीक है, तो बोला जा रहा है पुरातत्व किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद है जो सिंधुवासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो मिठास का प्रयोग जो करते थे ये शहद का करते थे। ठीक है ना, हनी को। उसके बाद है सिंधुभाषी के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था, तो सिंधुभाषी के निवासियों ने या सिंधु घाटी के निवासियों ने जो है एक लिपि का आविष्कार किया था जिसका नाम था भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको जो है चित्र के माध्यम से एक लिपि लिखा गया, हालांकि वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना, तो भाव चित्रात्मक लिपि का इन लोगों ने आविष्कार किया था। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे,
तो सिंधु सभ्यता के जो मूल निवासी थे उसको बोला जाता है द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। याद रखिएगा, ये सब ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों को कहीं भी बुक में नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। हालांकि भले आप लोगों को अभी खराब लगे, लेकिन एग्जाम जब दीजिएगा तब पता चलेगा ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंच जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा दोस्त जो है अभी नहीं जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और एक नए दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि नए नए दोस्तों के साथ जो है ये शेयर हो सके और बिल्कुल फ्री में अपनी पढ़ाई कर सके, वो भी एकदम टॉपर के रैंक में। ठीक है, नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। तो मुहर जो था वो किस चीज़ का बना था, तो सेलखड़ी नामक एक पत्थर से बना हुआ था हड़प्पा सभ्यता का मुहर। उसके बाद है जो अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में कितने हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने पुरातात्विक स्थल जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो ये खोजे जा चुके हैं लगभग 2000 से अधिक कह सकते हैं अभी तक खोज हो चुका है हड़प्पाई स्थल का। उसके बाद है जो हड़प्पावासी का मुख्य खाद्य फसल क्या था। खाद्य फसल जिसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, जिस फसल का, उसको बोलेंगे हम लोग खाद्य फसल। तो हड़प्पावासी पूछा जा रहा है, जो हड़प्पावासी का जो मेन खाद्य फसल था वो क्या था। तो याद रखिएगा ये था गेहूं और जौ। हालांकि अन्य फसल भी था लेकिन मेनली जो आता है मुख्य रूप से ये गेहूं और जौ का नाम ही आता है। उसके बाद है जो मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, मतलब मोहनजोदड़ो में लगभग कुओं की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा लगभग 700 करीब था मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो ऋग्वेद की रचना कब की गई थी। तो ऋग्वेद की जो रचना किया गया था ये किया गया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसी काल को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद जो है याद रख लीजिएगा ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है ना, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद तो ये हो जाएंगे अथर्ववेद। वेद की संख्या पूछ लिया जाए तो 4 होता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है जो रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो रुद्र नामक एक देवता का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है आप लोगों को ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब किए थे। तो पूरे दुनिया के सामने जो कनिंघम महोदय ने खोज की घोषणा किए थे ये किए थे आप लोगों को 1924 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। तो ये एक पुस्तक है जिसके लेखक है याद रखिएगा एस.एन. राव। कौन है, एस.एन. राव। उसके बाद है जो प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये सब जो है याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरे ऑल ओवर जितना भी प्रकाशन आता है ना उस सभी को मिक्स रूप से लिया गया है ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो। ठीक है ना, इसका पूरा मैं गारंटी दे सकता हूँ। सिर्फ आप लोगों को पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए पर्याप्त है, 100 में 100 बना के आइएगा। उसके बाद सॉरी इसका आंसर नहीं हुआ। तो प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन जो कहलाता है ये कहलाता है आर्कियोजेनेटिक्स। क्या कहलाता है, आर्कियोजेनेटिक्स। उसके बाद है आर्यों के युद्ध का देवता किसे कहा जाता है। तो आर्यों के युद्ध का देवता जो कहा जाता है ये कहा जाता है इंद्र या पुरंदर को। पूछा जाता है जो पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा इंद्र को। ये अपने आप में काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में बाट किस चीज़ से बने थे। बाट मतलब तराजू, मतलब सॉरी तराजू बोलते हैं, मतलब वजन करने के लिए जैसे केजी वाला होता है ना, ये 1 केजी 2 केजी लोहे का जो बना होता है उसको बोलते हैं बाट। तो बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो है बाट वो किस चीज़ का बना था। तो याद रखिएगा चर्ट नामक पत्थर से बना था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट है वो चर्ट नामक एक पत्थर से बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कुल कितने चिन्ह है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबे अभिलेख है, पता होगा आप लोगों को, जो धौलावीरा गुजरात से मिला है। तो उसमें पूछा जा रहा है कितने
क्या है, कुल कितने चिन्ह हैं, तो उसमें जो है टोटल 26 चिन्ह है, 26। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता के मूलवासी जो थे वही निर्माता होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है ये माना जाता है द्रविड़ जाति के लोग को, ठीक है। उसके बाद है जो हड़प्पावासी तांबा कहाँ से लाते थे, तो हड़प्पावासी पता होगा आप लोगों को, जो व्यापारी थे, व्यापार करते थे, तो वो कुछ कुछ सामान को जो है आयात करते थे, मतलब दूसरे जगह से मंगाते थे। तो उसी स्थिति में बोला जा रहा है जो हड़प्पावासी जो थे वो तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो याद रखिएगा क्षेत्रीय अंचल जो कि राजस्थान से, यहाँ से ये लोग तांबा मंगाते थे। अगला क्वेश्चन है जो हड़प्पावासी सोना कहाँ से आयात करते थे, तो हड़प्पावासी जो है सोना जो आयात करते थे ये दक्षिण भारत से, बोल सकते हैं कोलार खान जो कि अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हड़प्पावासी चांदी कहाँ से मंगाते थे, या हड़प्पावासी जो है चांदी का आयात कहाँ से करते थे, तो ये ईरान अफगानिस्तान से करते थे। उसके बाद है राखी गढ़ी की खुदाई किसने शुरू की थी, तो राखी गढ़ी की खुदाई जो शुरू की थी ये किए थे अमरेंद्र नाथ ने 1997 ईस्वी में। उसके बाद है धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था, तो धौलावीरा का उत्खनन जो करवाया था ये R.S. बिष्ट ने करवाया था 1990 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कब आरंभ किया गया था, तो अमेरिकी दल भी आकर के हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे कभी, तो वो ईस्वी था, याद रखिएगा 1986, मतलब अमेरिकी दल द्वारा जो हड़प्पाई स्थल का जो खुदाई या उत्खनन करवाया गया था ये 1986 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है, तो अवतल चक्की मैंने बताया है आप लोगों को, इस प्रकार से एक मतलब पत्थर मिला है, ठीक है ना, जिसका नाम दिया गया है अवतल चक्की। तो उस पर बोला जा रहा है किसने मतलब प्रकाश डाला है उस पर, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट माइके ने। उसके बाद है जो सिंधु घाटी के निवासियों को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं उसमें लोहा का प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इतिहासकार मानते हैं जो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। उसके बाद है जो निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन शैव सभ्यता का प्रमुख देवता था, शैव नहीं होगा, ये हो जाएगा सैंधव सभ्यता का, ठीक है ना, सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे शिव। उसके बाद है जो सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, हालांकि ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे क्रीट का सभ्यता, हालांकि इसका भी आंसर अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से क्या होगा, अगर कोई अलग हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के वासी जो थे वो कांसा बनाना जानते थे और उसका उपयोग भी करते थे। कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टीन का, ये मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट है जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, तो उसका प्रशासन कैसा होगा, तो प्रशासन भी होगा नगर पालिका जैसा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में जो है विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता पूछा जा रहा है किस भाग में विकसित हुई थी भारत के, तो याद रखिएगा पश्चिमोत्तर भाग में। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से भारत अगर है, ये मैं इसे जल्दीबाजी में बना देता हूँ, ठीक है ना, इसे दिल पे नहीं लीजिएगा, मतलब इस प्रकार से शायद है, ठीक है ना, भारत का। तो इस प्रकार से अगर आप बांटिएगा तो ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है पूरब और ये हो जाता है पश्चिम, ठीक है ना। तो पश्चिम उत्तर कहने का मतलब क्या हो जाता है, पश्चिम और उत्तर, मतलब इस वाले भाग में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहाँ थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी ये हो जाएंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, और किसने कहा था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, तो तिथि निर्धारण की जो वैज्ञानिक विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14 विधि, जिसका खोज पता होगा अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा सन 1946 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो सिंधु सभ्यता के व्यापार मुख्यतः किस मार्ग के द्वारा किया जाता था,
तो मेनली जो व्यापार किया जाता था सिंधु सभ्यता में वो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था, हालांकि वो लोग स्थल मार्ग से भी परिचित थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मतलब अर्थव्यवस्था का मूल आधार था वो था आप लोगों को कृषि। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज पहले चैप्टर से रिलेटेड लगभग 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को इस चैप्टर के लिए काफ़ी पर्याप्त है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, और मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से पढ़ाया है वो लेक्चर नंबर 1 से आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे वो ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव को लाइव आके डिस्कशन कर लेंगे। तो कल मिलते हैं 6:30 बजे शाम में लाइव सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।